सो हेलो एवरीवन। ये हमारा पर्यायवाची का पहला वीडियो है और इससे पहले हमने पारिभाषिक शब्दावली और विलोम शब्द जो है ख़त्म कर दिया है। थोड़ा तबीयत ख़राब थी इसलिए थोड़ा गैप लग गया 2-3 दिन का, बट अब से हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब पर्यायवाची को पढ़ने से पहले हमें पर्यायवाची को किस तरह से याद रखें और किस तरह से पढ़ना है, ये अप्रोच को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, पर्यायवाची का रिटर्न के लिए अलग महत्व होता है और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए अलग महत्व होता है। जैसे मैंने आर एस का मेंस दे रखा है, तो मेरा जो तरीका था पढ़ने का वो ये था कि भाई, क्योंकि उसमें दो जो है पर्यायवाची लिखने के आते हैं, तो दो पर्यायवाची हम सीधे से याद करेंगे। जैसे मान लो अंगीठी एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अंगीठी के पर्यायवाची याद करना है, तो अंगीठी के पर्यायवाची मैं अग्निधान याद करूंगा, मैं अग्निकुंड ध्यान करूंगा, मैं क्यों कोड़ा ध्यान करूंगा, मैं क्यों तेमनी ध्यान करूंगा, क्योंकि मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो दो लिखने हैं कोई से भी। ठीक है। और इतना रेयर ही होता है कि वो कोड़ा ही पूछे कि तेमनी क्या होती है, मतलब तेमनी का पर्यायवाची लिखो, वो मुश्किल से ही पूछता है, वो सीधे सीधे से पूछता है। ठीक है। लेकिन जब हम राजस्थान एसआई या फिर अन्य एग्जामों की बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने के लिए ये तो देंगे ही नहीं। लाइक जिससे सीधा सीधा अर्थ निकल रहा हो, उस शब्द का सिमिलर अर्थ निकल ही रहा हो उस शब्द से, दूसरे शब्द से, तो वो शब्द तो ऑप्शन में देंगे ही नहीं। वो एक अलग ही तीसरा शब्द देंगे जिसका डायरेक्ट अर्थ नहीं निकल रहा हो, जैसे कोड़ा, तेमनी। ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन यदि हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में लेके चलनी है कि ये जो भी जो सिमिलर वर्ड्स है, जो एकदम बोलते ही हमको अनुभव हो जा रहा है कि हाँ ये तो पर्यायवाची इसका होगा ही होगा, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है उन पे। और ध्यान देना है तो जो सरसरी निगाह से देख लेना है, और वो ध्यान देने योग्य है भी नहीं, क्योंकि यदि एग्जाम में आएगा तो आप वैसे ही कर दोगे। ध्यान देने योग्य है जो अलग से जिनके अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अजीब से लग रहे हैं जो चीज़ें। ठीक है। तो ये अप्रोच रखनी है हमको पर्यायवाची को याद करने की। ठीक है। और उसी अप्रोच के साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और जैसा कि मेरा पहले ही उद्देश्य यही है कि आपको क्लास में याद हो जाए, और मैं फिर से बोलूँगा आपको, एक कॉपी पेन ले लीजिए। आज तो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में ही मैं बोल देता हूँ स्टार्टिंग से पहले, ये कॉपी पेन ले लीजिए आप जहाँ भी लिखते हो, क्योंकि वही बात है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो लास्ट डे में रिवीजन में आपको आसानी होगी। अभी पीडीएफ मान लो मैं डाल भी दूंगा आपको, ठीक है, मैंने जिस लास्ट विलोम शब्द की डाली थी, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। वो इतनी लंबी चौड़ी पीडीएफ हो जाएगी, फिर आप उसको स्क्रॉल करोगे या फिर प्रिंट आउट भी निकालोगे तो 11-12 पेज। इससे बेहतर है कि आप 2 पेज में ख़त्म करो चीज़ों को जो आप पे नहीं आती उनको लिख के। तो इसीलिए मैं यहाँ भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो जो नहीं आते उनको ही लिखो और अपनी कॉपी में ही लिखो। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो बताना था मुझे मैंने बता दिया है। आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग में सहायता मिलेगी। तो पहला है अंगीठी। अब अंगीठी कौन सी होती है? अंगीठी होती है जो आग जलाते हैं ना जिस चीज़ में, वो होती है अंगीठी। अब देखो, अंगारिणी, अगियारी, अग्निकुंड, अग्निधान, अग्निपात्र, ठीक है, आतसगाह, आतशगाह, जैसे आतशबाजी नहीं बोलते हम, तो आतश का मतलब अग्नि के सेंस में ही आता है। ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? अलाव। ठीक है। वैसे अलाव भी बहुत जगह सुन रखा होगा, कोड़ा और तेमनी। ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कैसे याद रखोगे आप इन चीज़ों को? कोड़ा, आपको ध्यान है तो शब्द किससे आया है? कोड़ा एक्चुअली जो कौड़ी होती है ना, कौड़ी, कौड़ी का अर्थ होता है किसी चीज़ को कौड़ी में भर लेना, मतलब गठरी बना लेना एक तरह से। तो कौड़ा या कौड़ी का अर्थ होता है गठरी। ठीक है। तो गठरी में क्या होती है, कौड़ी में क्या होती है? लकड़ियाँ होती है। ठीक है। तो लकड़ी से तो अंगीठी जलाते हैं, तो जो लकड़ियों को जो जमाते हैं ना उसी को कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी या कौड़ा बोलते हैं। तो वहीं से ये आया है, अंगीठी का पर्यायवाची क्या आता है? कौड़ा या कौड़ी आया है। ठीक है। तेमनी, तेमनी को आप ऐसे याद रख लो भाई, अंगीठी आप नीचे घर में ही तो जलाते हैं अंगीठी, तो जब अंगीठी जलाओगे तो भाई उसका धुआं तो कहीं निकलना चाहिए, तो उसके साथ साथ क्या आ जाती है? चिमनी आ जाती है। तो चिमनी से आपका याद हो गया तेमनी। ठीक है। अलाव तो आपको याद रखना ही है। ठीक है। और अलाव वैसे याद होगा, ये उर्दू शब्द है अलाव। बहुत जगह जिक्र भी आता है इसका कि अलाव जला लीजिए। ठीक है। यदि आप कि कोई उर्दू रिलेटेड नहीं, लेकिन जिसमें उर्दू कैरेक्टर हो, जिस कहानी में उसे पढ़ोगे तो वहाँ अलाव शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अपने को याद करनी है अंगीठी के लिए, कोड़ा, तेमनी और अलाव। कोड़ा कैसे याद हो जाएगा कि भाई कौड़ी में भर के हम क्या लाए? और लकड़ी लाए। तो लकड़ी लाए तो फिर अंगीठी चला ली, तो तेमनी, चिमनी की आवश्यकता पड़ेगी, और अलाव तो है ही है। अंगुली, तो अंगुलिका, अंगुरी,
उंगली। ठीक है, ये आपको याद हो ही जाएगी। ठीक है, दिधीथी और सक्वरी, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सक्वरी और दिधीथी। ठीक है, अंगुली का पर्यायवाची। अब देखो सक्वरी कैसे याद रखोगे आप, देखो किसी पे भी शक करते हैं हम जब, तब उंगली तो उठाते हैं कि मतलब पर्यायवाची क्या मुहावरा क्या होता है, उंगली उठाना। उंगली उठाने का वो क्या होता है अर्थ, मुहावरा जो है उंगली उठाना, उसका अर्थ क्या होता है कि भाई शक करना, किसी पे शक करना, लांछन लगाना। तो बस सक्वरी। ठीक है, दधीथि कहेगा जादू, आप ऐसे याद रखो कि जो महर्षि दधीची थे, उन्होंने अपनी हड्डियां त्यागी। ठीक है, तो हड्डियों में क्या है, उंगली की हड्डी भी दे दी उन्होंने, ऐसे याद रख लो आप। तो उंगली क्या है, दधीथि। क्या है, दधीथि। सक्वरी और दधीथि। ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। उसके बाद में अंगुस्ते, आपको याद है, अंगुष्ठ, अंगुस्ते, अंगूठे का देखो अंगुस्ते होता है, अंगुस्त होता है, ठेंगा बोलते ही हम, हूठा, अंगूठा से ही हूठा आ गया, मतलब किसी को अंगूठा नहीं बोला, अंगूठा बोला। और वृद्धांगुली, वृद्धा अंगुली मतलब कि बूढ़ी अंगुली, सबसे बड़ी अंगुली। तो सब अंगुलियों में सबसे बड़ा कौन है, अंगूठा ही है, तो वृद्धांगुली भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अंगूठी, अभी अंगूठी आ गया, तो अंगूठी देखो, अब वैसे तो पूछेंगे नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन अपने को ध्यान देकर देखो, अंगुली और उंगली, ये उंगली है। ठीक है, और ये है अंगुली। कभी कभी क्या है, हमारा उच्चारण गलत हो जाता है, तो वो भी है। इसके अलावा देखो, सिर्फ इसको और इसको आप कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है अंगुली, मतलब चंद्रबिंदु लगा है, इसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा, सिर्फ अंग की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे आपको कंपेयर करके भी पढ़ना है, ताकि आपको आगे डाउट ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही है, अंगुली है, छल्ला, मुंदरी, मुद्रा से जो आया ना, जैसे मुद्रा, जैसे हम कभी रामायण वगैरह पढ़ते हैं तो जैसे मुद्रिका भेंट की, और राम भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी कि भाई सीता माता जी इसको पहचान लेगी। ठीक है, तो वहां से आया है मुद्रिका। छाप अपने को बस याद रखना है, एक छाप है, छल्ला आपको याद रही है, मुंदरी भी याद ही है। अंक, अब देखो अंक बहुत सारे सेंस में आता है, ये जो अलग अलग है ना, ये अलग अलग सेंस में इसके अर्थ है, ना कि पर्यायवाची है। मतलब जैसे अंक है, तो अंक क्या है, गणित का अंक भी होता है, तो गणित के अंक के सेंस में पहला वाला आ गया कि भाई आंकड़ा, क्रमांक, गिनती, चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संस्करण। ठीक है, दूसरा अंक अपने गोद को भी बोलते हैं, तो गोद के पर्यायवाची सेंस में ये सारे आ गए, अंक, वार, आघोष। आघोष आपने बहुत बार गानों में भी सुना होगा, तो आघोष वही होता है, बाहाँ या फिर जो गोद होती है ना, उसको आघोष बोलते हैं। उपस्थ, 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 इसका कैसे बना है, उपस्थ। उप मतलब पास में, स्थ मतलब स्थित होना, पास में स्थित होना, तो पास में मतलब कि गोद में स्थित होना। क्रोड़, क्रोड़ तो बोलते ही है गोद को, गोद और पहलू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने चलनी है। अंकवार याद, अंक से अंकवार याद हो जाएगा। आघोष, ये आपको गानों वगैरह में बहुत सुना होगा आपने। उपस्थ, ये अभी याद हो ही गया होगा। क्रोड़, क्रोड़ का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि बीच वाला भाग जो होता है ना, वो क्रोड़ होता है किसी भी चीज़ का। कोर, स्कोर बोलते हैं ना हम, यदि आपने कभी पढ़ा हो तो अर्थ की साइंस पढ़ी हो, तो अर्थ के जो बीच वाला पार्ट होता है ना, जो लिक्विड फेज, जो सॉलिड फेज में होता है, सॉरी, एक्चुअली क्रोड भी दो टाइप के होते हैं जो अर्थ में, अंदर वाला क्रोड, जो आंतरिक क्रोड होता है वो सॉलिड स्टेज में होता है, और बाह्य क्रोड होता है जो लिक्विड स्टेज में होता है। तो वो क्रोड इसीलिए आया है कि उसका बीच वाला भाग, तो किसी भी इंसान का बीच वाला भाग उसकी गोद ही होती है। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। पहलू, भाई अंक का पहलू भी याद रख लो। ठीक है, दाग, इसके अलावा अंक कलंक के सेंस में भी आता है कि कोई दाग लगा दिया, तो दाग, दूषण, निशान, हिंदशा। ठीक है, अब इसमें आपको हिंदसा याद रखना है बस। ठीक है, क्या है, हिंदसा, अंक, हिंदसा। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि निशान या फिर हिंदसा। फिर अंकुर है। अब अंकुर क्या होता है, अंकुर का मतलब होता है अंकुरण, है ना। मुकुल भी बोलते हैं इसको, मतलब कि नई नई कोई चीज निकली हो तो अंकुआ, अंकुआ, ये भी याद रखना है अपने को। अंगूसा, ठीक है, क्या याद रखना है, अंगूसा। कलिका, कोम्पल, नवपल्लव, संतान, गाभा और कुल्ला। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे आप वो, एकदम अलग अलग चीज़। अब देखो एक एक को याद रखते हैं। अंकुआ, भाई आंख में कोई चीज उग गई, अंकुआ। ठीक है, तो आंख में यदि कोई चीज उग जाती है तो वो पेन करती है अपने को। ठीक है, कोई भी जैसे मान लो फुंसी वगैरह हो जाती है तो वो पेन करती है अपने को, तो अंकुआ। तो अंकुर में, अंकुर का मतलब एक्चुअली
बस अंकुर का आपको ये कली का याद है आपको, कौंपल ध्यान है, नवपल्लव ध्यान है, संतान ध्यान है। अंकुर मतलब कि कोई नई चीज़, मुकुल भी वही होता है। कली, जैसे फूल की कली होती है ना, कोई नई कली खिलती है तो उसको अंकुर बोलते हैं, ठीक है। अब अपने को याद करना है अंकुआ, तो अंकुआ ऐसे याद करो, भाई नई चीज़ कोई आँख में निकली तो वो पेन करेगी अपने को, ठीक है। इसी प्रकार के अंगूसा है, तो अंग आ रहा है ना इसमें, तो अपना ही तो अंग होगा, अंगसा। इस तरह से तो अंकुर किसी, अंकुर कोई चीज़ उगेगी तो वो अंगहित होगा पहली बार किसी चीज़ का। जैसे कौपल खुली, नई नवपल्लव खिला, तो नवपल्लव एक अंग सा है उसका, एक नया अंग सा, तो ऐसे हो गया अंकुशा। अंकुआ होगा, अंगूसा हो गया। गाभा, अब गाभा तो एक्चुअली आया ही उससे है, गा भा। गाभा का मतलब होता है कि किसी भ्रूण से उत्पत्ति, ठीक है। तो गर्भ से उत्पत्ति, गाभा का एक्चुअली, गाभा का यदि संस्कृत में या फिर हम जो पुराने वाले साहित्य में ये जब ये अर्थ देखेंगे तो गाभा होता है कि गऊ से उत्पत्ति के सेंस में आता है, तो वहीं से ये लिया है गाभा की गर्भ से उत्पत्ति, ठीक है। तो गर्भ से उत्पत्ति मतलब कि नपल्लव, ठीक है। कुल्ला, कुल्ला को आप ऐसे याद रखिए, भाई कुल कैसे चलेगा, जब नई पल्लव खुलेंगे तभी तो कुल में कुल्ला, कुल का लल्ला ऐसे याद कर लो आप, कुल का लल्ला है, कुल प्लस लल्ला, ठीक है। जिनकी उत्पत्ति होती है जो मूल शब्द से बने होते हैं वो तो मैं बता देता हूँ आपको एकदम साइंटिफिकली लॉजिकली। अब जो नहीं आते तो उनको तो याद करना ही करना है भाई, हमको कैसे भी एग्जाम पास करनी है उसके लिए, ठीक है। तो अंकुर के आपको याद हो जाएंगे, अंकुआ, अंगूसा, गाभा और कुल्ला। कुल्ला, गाभा गर्भ, अंगूसा, अंगसा और अंकुआ अंक में उगवा हुआ, ठीक है। अंश, खंड, देखो अंग फिर से आ गया अंग, तो अंग क्या होता है, एक तो पार्ट होता है, तो अंश होता है, खंड होता है, पक्ष, भाग, विभाग, संभाग, हिस्सा, ठीक है। एक अवयव भी होता है, अवयव, उपांश, कलेवर, कलेवर मतलब कि उसके रूप में, जैसे हम नहीं बोलते कि भेड़िए के कलेवर में, ऐसे इस टाइप से मुहावरे चलते हैं। काया, गात, गात्र, घटक, तन, देह, बदन। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ याद करो ना करो, बस ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये क्या है कि भाई जो मुख होता है उसमें वदन आता है, ठीक है, और जो शरीर का जो बदन होता है वो बदन होता है, ठीक है। भाग, बप्पू और शरीर, एक बप्पू भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शरीर का क्या है, पर्यायवाची क्या है, बप्पू, ठीक है। तो बप्पू भी आपको ध्यान रख के चलना है, बप्पू, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ याद करने की थी, तो ये आपको याद करना है बप्पू और बदन, तो आपको याद हो जाएगा, और शायद याद होगा भी, तो आपको इसमें सिर्फ बप्पू याद रखना है, बप्पू, ठीक है। अंग भू, अब देखो भू का मतलब होता है उत्पन्न होना, किसी से जन्म होना, तो अंग भू अपने अंग से जन्म होना, तो अंग से जन्म किसका होता है, अपने बेटे का होता है, ठीक है। तो आत्मज, अंगज, अंगज वही अंग से जन्मा, या अंग भू अंग से उत्पन्न, अंग भूत, ठीक है। आत्मज, इस भी ये बेटे का पर्यायवाची है, आत्मज मतलब कि आत्मा से जन्मा, ठीक है। तनय, तनय भी बेटे का पर्यायवाची, तनया हो जाता तो बेटी का पर्यायवाची हो जाता। नंदन, ये तो बोलते ही है हम, जैसे बैसाख नंदन गधे को बोलते हैं, इस टाइप से। नकुल, नकुल भी वही है, नया कुल, नवकुल, तो नकुल, तो नए कुल का क्या है, अपना पुत्र ही होगा, ठीक है। पुत्र तो है ही, ये सुवन है, सुत है, ठीक है। तो ये सारे किसके पर्यायवाची है, बेटे के या सुत पुत्र के पर्यायवाची है, ठीक है। अंगीकरण, अंगीकरण का अंगीकार, अंगीकृत, सदस्यीकरण, स्वीकरण, अपनाना, ठीक है। ये तो सिंपल है, इनको तो आप याद कर लोगे। अंचल, अंचल का है अंचल, अब देखो मैंने एक लेक्चर लिया था संधि का, उस टाइम आपको बताया था कि जो अंचल है ना, वही मूल शब्द है, आंचल नहीं है, जब मैं संधि पढ़ा रहा था, ठीक है। जैसे पूर्वांचल की जब मैं संधि पढ़ा रहा था, तो पूर्व धन अंचल, ना कि आंचल, ठीक है। तो अंचल के जो है दो अर्थ में, जो सेंस में अर्थ निकलते हैं, ठीक है। इलाका, एक तो अंचल होता है क्षेत्र, जैसे यदि आप कभी हिंदी के छात्र रहे हो तो आपको पता होगा आंचलिक उपन्यास होते हैं। आंचलिक उपन्यास मतलब कि एक क्षेत्र से जुड़े हुए उपन्यास, तो अंचल एक्चुअली शब्द वही होता है। अंचल का वैसे भावार्थ देखिए तो एक ही अंचल होता है, माता का अंचल, ठीक है। जो माता जो वस्त्र पहनती है उनकी जो छाया होती है वो अंचल होता है, ठीक है। तो उसी से आया है, तो एक तरह से जो हमारे जो क्षेत्र होते हैं, जो आसपास के लोकल जो एरियाज होते हैं जिसमें हम रहते हैं, बचपन से हमारा जहाँ जीवन कटा हुआ होता है, तो वो क्षेत्र ही हमारे अंचल होते हैं। एक तरह से माता की तरह ही है वो क्षेत्र हमारे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जननी और जन्मभूमि दोनों ही तो माता है हमारी,
तो वो अंचल ही होता है एक तरह से। तो जो हमारे जो क्षेत्र होते हैं वो हमारे लिए क्या है, अंचल है। तो जो इलाका, क्षेत्र, खंड, चकला, ठीक है, चक्र, जनपद, जमीन, मंडल और हल्का, ठीक है। अब ये सारी चीजें पता होगी। चकला जो है एक्चुअली अपन नेगेटिव सेंस में आरंभ हो गया है, पहले नेगेटिव सेंस में नहीं था। चकला एक स्पेसिफिक क्षेत्र को बोलते थे और आजकल इसका जो है नेगेटिव सेंस में प्रचलन, वैश्य खाने के सेंस में प्रचलन आ गया है चकले का, ठीक है। तो यह भी पर्यायवाची है, एकदम पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही थोड़ा अलग लग रहा है। चकला, चक्र, ये दो चीज ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है। आंचल, किनारा, पल्ला या पल्लू, ये तो है ही है, मूल रूप से ये है और इससे जो है इसका अर्थ उत्पन्न हुआ है। आंचल, किनारा, पल्ला, पहलू, पल्ला, पल्लू, ठीक है। अंजाम, अब देखो अंजाम में दो चीज़ है, आप खुद बोल के देखिए। आप अंजाम अभी आपके सामने बोल के देखिए, अंजाम कि भाई यदि तुमने कुछ किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम मतलब, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा मतलब कि अंजाम मतलब कि अंत। तो एक तो अंत के सेंस में आता है अंत या खात्मा। नहीं, अंजाम अच्छा नहीं मतलब, अंजाम मतलब कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो वो परिणाम के सेंस में बोलते हैं, जो मूवी में बोलते हैं ना परिणाम के, भाई नतीजा अच्छा नहीं होगा, इस चीज़ का फल अच्छा नहीं होगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा हम ये भी बोलते हैं कि भाई अंजाम क्या हुआ, आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ। अंजाम मतलब उसका अंत क्या हुआ, ठीक है। तो अंत के सेंस में भी आता है, तो दो सेंस में आता है अंजाम, म, एक तो फल के सेंस में, परिणाम के सेंस में, और अंत एक खात्मा के सेंस में आता है। अंडज, अब देखो अंडज का है अंडज, डिम्बज, द्विज और पक्षी। अब देखो द्विज कैसे आता है, द्विज भैया ऐसे आता है कि द्विज, द्विज का मतलब होता है, द्वि मतलब कि दिशाएं, ठीक है। द्वि मतलब कि दिशाएं, दिशाओं में जन्मा। तो द्विज दिशाओं में जन्मा मतलब कि जो हवा में उड़ने वाला होता है वो दिशाओं में जो जन्मेगा, ठीक है। तो इसलिए द्विज आता है। तो द्विज, पक्षी, डिम्बज। अब डिम्ब भी एक्चुअली अंडे को ही बोलते हैं, जो डिम्ब है ना वो अंडे को ही बोलते हैं। एक तो अंडा है तो अंडज हो गया, जय का मतलब होता है जन्मा, अंडज। जैसे आत्मज था ना, उससे पहले हमने पुत्र का पर्यायवाची पढ़ा, आत्मज की अपनी आत्मा से जन्मा या फिर खुद से जन्मा, इस तरह से। ऐसे ही डिम्बज है, तो डिम्ब का मतलब होता है अंडा। तो और राइम भी कर रहा है देखो, अंडा डिम्ब, ठीक है। तो या फिर ये तो याद हो जाएगा, डिम्बज अंडज, ठीक है, एकदम राइम कर रहा है। बाकी डिम्ब का वैसे अर्थ होता है अंडा। अंतःपुर, ठीक है। तो हरम, रानीवास, भागपुर, जनाना खाना, मतलब एक तरह से रानियों का जो स्थान होता है उसको अंतःपुर बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पर्यायवाची। अवसान, अवसान देखो अंत का होता है, एक तो आखिरी के सेंस में आता है कि भाई आखिरी चीज है, जैसे अवसान, इम्तिहान। अब देखो इम्तिहान आपको याद करना है, ये गानों में भी आता है। एक तो इम्तिहान होता है, ठीक है, एक इम्तिहान होता है और एक इंतिहा होता है, ठीक है। तो इंतिहा का मतलब होता है अंत, ठीक है, बहुत सारे गानों में भी ये आता है। जैसे जैसे बोलते हैं ना हम, बेइंतहा प्यार है, ये बहुत सारे गाने। तो बेइंतहा, बेइंतहा मतलब, इंतहा मतलब अंत, तो जिसका अंत नहीं है, बेइंतहा बिना अंत वाला प्यार है, हाँ, ठीक है। तो परे का पराकाष्ठा पार कर रहा है जो राइटर है अपनी, ठीक है। तो ये इंतहा का अर्थ अंत होता है। इम्तिहान अलग होता है, जो एग्जाम को बोलते हैं ना इम्तिहान, वो अलग होता है, ठीक है। ये इंतहा क्या है, अंत। तो बे इंतहा प्यार, इससे आप ध्यान रख लो कि भाई बिना अंत वाला प्यार करता है ये। बाकी उपसंहार, निष्पत्ति, परिणति, परिणाम, समाप्ति, ठीक है। इसके अलावा अंत का ये भी होता है समाप्ति, तो मृत्यु, ये सब याद कर लोगे आप, ठीक है। अंतर, तो अंतर तो वही किसी चीज़ में गैप, तो असाधारण, दूरी, फर्क, भिन्नता, देश, समयांतर, ठीक है। बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में आकाश याद है, उच्चाकाश याद है, बृहदाकाश, महाकाश, महाव्योम। व्योम एक्चुअली क्या बोलते हैं, खाली स्थान को बोलते हैं ना, वैक्यूम। कभी आपने नाम सुना हो वैक्यूम, तो वैक्यूम को ही व्योम बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में वैक्यूम ही है, इसलिए महाव्योम, महावैक्यूम, वायुमंडल, ठीक है। खमद्य, अब देखो खमद्य एक्चुअली कहाँ से आया है, खग जहाँ से आया है ना, वहीं ख का मतलब होता है आकाश। खग जो शब्द है, जो पक्षी का पर्यायवाची है, वो भी यही आ सकता है, मतलब कि आसमान के सेंस में आता है, खगोल जो बोलते हैं ना, तो आसमान के सेंस में आता है। तो ख और ग क्या मतलब, गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला क्या होता है, पक्षी। तो वहीं से आ गया है खमद्य, ख मतलब आकाश के मध्य में, ठीक है। अंतर्धान, अदृश्य हो जाना, अंतर्धान हो जाना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई तो अंतर्ध्यान हो गया, मतलब ओझल हो गया, तो गायब हो गया, छूमंतर हो गया, तिरोभूत, तिरोहित। अब ये हमने विलोम शब्द में भी पढ़े थे, तो आप मुझे रिकॉल करके बताइए इनके विलोम शब्द कर क्या थे,
ठीक है, पोज कर लीजिए वीडियो को, मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पोज करो और एक्टिव रिकॉल करो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके क्या है, अभिभूत, अभिभूत और अभिहित, इस टाइप से हमने पर्यायवाची पढ़े थे। ठीक है, ये आविर्भूत और आविर्भूत पढ़ा था हमने। ठीक है, और क्या पढ़ा था, आविर्भाव। ठीक है, इनके पर्यायवाची थे तिरोभूत और तिरोभाव। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आबी जहां भी आ जाए उसका उल्टा क्या है, तिरो। ठीक है, तो वहां से आपको याद आनी चाहिए थी ये चीजें। लुप्त, अंतर्हित। ठीक है, अंतिम, अंतिम का मतलब क्या होता है कि आखिरी। ठीक है, निर्धारित, विवादातीत, भाई अंतिम कोई चीज है तो विवादातीत ही होगी, विवाद से परे होगी। ठीक है, फिर अंदाज। अंदाज क्या होता है, अब दो चीज होती है, एक तो अंदाज मतलब कि भाई एक तो आंकलन करना। ठीक है, तो एक तो हो गया अटकन लगाना, अनुमान करना। ठीक है, कूत भी बोलते हैं इसको, कूत। ठीक है, तखमीना, अब ये दोनों चीजें याद करनी है अपने को, कूत और तखमीना। कूत और तखमीना, तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई कूत और तखमीना। ठीक है, तखत पे बैठ के और जो है अंदाज लगाया जा रहा है, कूत लगाई जा रही है। ठीक है, कूत तो आपने मेरे हिसाब से मोस्टली शब्द सुना होगा, ये कूत शब्द भी थोड़ा उर्दू के लहजे में शब्द आता है, कूत। कूत और तखमीना दोनों ही। ठीक है, तो कूत और तखमीना ये अंदाज के पर्यायवाची है, कूत और तखमीना, इनको याद रखना है आपको, कूत। तो ये आपको याद रखना है कि अंदाज का क्या होता है, कूत और तखमीना। तो अब कैसे याद करोगे आप उसको, तो एक ऐसे शब्द बना लीजिए, अपने आप में सेंटेंस बना लीजिए कि भाई अपने दोस्त का नाम या फिर किसी की भी संदर्भ लेके अपने आसपास का, और ऐसे बना लीजिए कि भाई मैंने किसी को देख के कूत लगाया या फिर तखमीना लगाया कि भाई ये बंदा ऐसा ऐसा होगा, या फिर इस बंदे का इस बार RS निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही ट्रिक बनानी है आपको कुछ आसपास की, जो चीज़ें याद नहीं हो तो वो आसानी से याद हो जाएगी। फिर आता है अंधु। अब देखो, अंधु और इंदु में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंदु, जो इंदु होता है ना, इंदु का मतलब होता है चांद या चंद्रमा जिसको बोलते हैं, और अंधु होता है घुंघरू, जो बांधते हैं ना हमारे, तो वो होता है घुंघरू। तो अंधु, घुंघरू, झांझ, नुपुर, पाजेब, नुपुर पाजेब हैं, पादांगत, पादांगत। अब अंगद का होता है अंग, एक तरह से अंगद का अर्थ क्या होता है, अंग। तो पादांगत तो पैरों का अंग, अंग जैसा ही तो हो जाता है पाजेब। जो पायल होती है वो अंग जैसा ही हो जाती है। ठीक है, तो वहीं से आया है बंधन, बेड़ी, पायल। ठीक है, तो ये अंधु के अर्थ है। अंधकार। ठीक है, ये अंधकार है, तो अंधियारा, अंधेरा, उदासीन, तमस, तमिश्र और तिमिर, ये सारे की हमने जो है ना विलोम शब्द में पढ़े थे, तमस, तमिश्र और तिमिर। ठीक है, विलोम शब्द में पढ़े थे। तमस का हमने पढ़ा था कि एक सत्व, और के हमने पढ़े थे कि जब तमस आ जाए तो है उसका है सत्व है, उल्टा, और यदि तम आए तो उसका अंधेरा है, वो उजाला है, उल्टा। ठीक है, तो तम और तमस में हमने भेद भी किया था वहाँ पे कि किस अर्थ में आ रहा है। यहाँ तो क्या दोनों पर्यायवाची है। अंधा, नेत्रहीन, चक्षु होता है, देखो चक्षु आँख का पर्यायवाची होती है, तो चक्षुहीन, दृष्टि भी आँख का होता है तो दृष्टिहीन, नेत्र भी आँख का होता है नेत्रहीन, तो वो क्या, अंधा। अंश, अंग, अवयव। ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल है, आप याद कर लोगे। सोपान, भाई सिड्डी, तो सिड्डियों से ही तो एक पूरा बनता है, सिड्डियों पे चढ़ गई तो बस, तो अंश का सिड्डी भी दे दिया। तो एक्चुअली ये पर्यायवाची जो है ना बहुत, मतलब हर एक चीज़ जो थोड़ी भी सिमिलर है उसको पर्यायवाची मान लिया गया है यहाँ पे, और वही होता है एग्जाम में भी इस टाइप से पूछे जाते हैं। अकड़ का दंभ, दर्प, दंभ आया भी था, हम जो ब्लोम शब्द पढ़े थे उसमें आया था। तो यही मैं बोल रहा हूँ, 2-3 चैप्टर करने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे हमने पारिभाषिक शब्दावली की, तो अब टेक्निकल वाली यदि कोई भी चीज़ आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2-3 टॉपिक करने के बाद आपको सारे रिपीट होने आरंभ हो जाएंगे चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा तो शब्द है ही नहीं, दो, मतलब ये मान लीजिए आप पूरी, यदि आप कोई भी पुस्तक उठाओगे हिंदी व्याकरण की, जैसे राघव प्रकाश पुस्तक है, तो इन सर की जो पुस्तक है उसमें एक ही शब्द ऑन एन एवरेज 4 बार रिपीट हो रहा है। तो वो जो बुक है ना आपकी, उसको आप चौथा ही भाग कर लीजिए, इतना कम है वो। तो कुछ ही ऐसे शब्द है जो आपको याद करने हैं, वोकेबलरी है जो आपको आपके दिमाग में बैठानी है। ठीक है, तो दर्प भी घमंड होता है, दंभ, धृष्टता, हठ, एकथनीय, जिसको कहा ना जा सके, तो ये सारे पर्यायवाची आप पढ़ लीजिएगा। अकर्मण्य, कर्मण्य मतलब किया, जो अकर्मण्य जो करने योग्य नहीं हो या फिर जो आलसी हो, तो निखट्टू, निठल्ला, निरुत्साही, निष्क्रिय,
प्रयासहीन, निकम्मा, आलसी। ठीक है। अकस्मात, अकस्मात होता है अचानक, एकाएक, सहसा, जैसे नहीं बोलते हम कि भाई सहसा ही बारिश होने लगी, सहसा मतलब कि अचानक, एकाएक। अकाट्य, जिसको काटा ना चाहिए, खंडन ना किया जाता है, तो स्वयं सिद्ध भी होता है एक्चुअली। जैसे मान लो कोई सिद्धांत होता है, सिद्धांत जैसे ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी का सिद्धांत है कि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो वो नीचे ही गिरेगी, तो ये स्वयं सिद्ध है, मतलब कि ये चीज़ क्या है, अकाट्य है। तो जब भी कोई थ्योरम होती है, कोई प्रमेय होती है, वो अकाट्य ही होती है, स्वयं सिद्ध होती है। ठीक है। अकाल, जैसे 1+1=2, तो ये स्वयं सिद्ध है, तो इसको आप झुठला तो नहीं सकते, ये अकाट्य है। ठीक है, तो इसलिए स्वयं सिद्ध के सेंस में आया है। अकाल का है दुर्भिक्ष और सूखा। अब देखो दुर्भिक्ष, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट में। ठीक है, तो दुर्भिक्ष होता है और सूखा होता है। ठीक है। अब हमने एक लास्ट टाइम रेफरेंस लिया था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है भारत दुर्दशा, तो उसमें एक तो हमने भारत दुर्दैव पढ़ा था, दुर्दैव, दुर्दैव का अर्थ दुर्भाग्य पढ़ा था हमने, जब ब्लोम सब देख रहे थे हम तब उस टाइम। वहीं पे एक और कैरेक्टर आता है दुर्भिक्ष, तो दुर्भिक्ष भी एक कैरेक्टर है उसमें। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, कि भाई भारत की दुर्दशा के लिए दुर्भिक्ष भी जिम्मेदार है, मतलब कि सूखा भी जिम्मेदार है, अकाल भी जिम्मेदार है। ठीक है। अकिंचन, अकिंचन मतलब कि भाई जो किसी चीज़ से वंचित हो, तो अकिंचन बोलते हैं उसको। ठीक है। तो अगतिक, अब कोई वंचित है तो वो गति नहीं करेगा। अनुपाय, उसके पास कोई उपाय नहीं होगा, असहाय होगा, कंगाल होगा, गरीब होगा, गुमनाम होगा, दरिद्र, निर्धन होगा। परावलंबी मतलब कि दूसरे पे अभिलंबी। एक तो होता है स्वावलंबी, स्वावलंबी मतलब कि एकदम स्वतंत्र। स्वावलंबी होता है ना, स्वावलंबी मतलब खुदगर्ज आदमी होता है, स्वावलंबी मतलब खुद के काम खुद करने वाला होता है, वो होगा परावलंबी। किसी के पास साधन ही नहीं है तो वो परावलंबी होगा, दूसरे पर निर्भर होगा, साधनहीन। ठीक है। तो ये आज के पर्यायवाची थे। पर्यायवाची में एक्चुअली हमको बहुत सारे शब्द पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी वोकेबलरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसलिए ये जो वीडियोस है वो काफ़ी लेंदी हो जाती है। अब हमने कितने से पर्यायवाची पढ़े हैं, लेकिन वीडियो लेंदी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्यायवाची में हमको इतने शब्द मिल जाएंगे कि आपको इसके बाद कोई वोकेबलरी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आपने पर्यायवाची याद कर ली तो इतने शब्द मिल जाएंगे कि भाई आगे जो भी आएगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो पढ़ रखा है। जैसे अभी देख लीजिए, आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो कभी विलोम शब्द से मैच खा रहा है, कभी संधि से मैच खा रही है चीज़ें। ठीक है, तो हिंदी इसी प्रकार से चलती है, वोकेबलरी का खेल है पूरा। आप वोकेबलरी गेन कर लीजिए, मूल शब्द गेन कर लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। आप रिवाइज कीजिए जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के। थैंक यू।